24 के इस खास शो साडा हक में हम आज बात मुंबई के हक की कर रहे हैं, लेकिन ये खबर सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई है, चाहे आप किसी भी शहर में क्यों ना रह रहे हो, क्योंकि मामला आशियाने का है, मामला घर का है। उम्र बीत जाती है घर बनाने में। मुंबई में बिल्डर, नेता और बीएमसी के चक्कर में फंसे 20 लाख लोगों का हक कौन दिलाएगा? किन लोगों ने उन्हें इस हाल में पहुंचाया? इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं और जरा आप देख लीजिए न्यूज 24 की पड़ताल, वो तहकीकात जो आपकी आंखें खोल देगी। अंधेरी, डिंडोशी, बांद्रा के, मुंबई के ये तमाम इलाके, एक ऐसा सच यहां से सामने आया जो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि एक घर के लिए जिंदगी भर की कमाई हाथ में लेकर खड़े लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है। मुंबई की ये आसमान छूती इमारतें और इन दरों दीवारों के बीच मचलते हजारों सपने, हर पल एक बेचैनी, एक डर। करोड़ों रुपए के घर हैं, फिर भी किसने छीना लाखों लोगों का सुकून? यही पड़ताल करने के लिए हम पहुंच गए मुंबई के अंधेरी में, जहां शेरे पंजाब के नाम से पूरा इलाका है। इलाके में 325 इमारतें हैं, ज्यादातर कानूनन अवैध हैं। मिलिए यहाँ रहने वाले अशोक मेहरा से। वंदना नाम की बिल्डिंग में कभी इनका फ्लैट हुआ करता था, जिसे इन्होंने साल 1990 में खरीदा। उस वक्त के मकान मालिक, बिल्डर और बीएमसी अफसरों के हेरफेर ने वंदना बिल्डिंग के 2 फ्लोर तुड़वा दिए। यहाँ एक फ्लैट की कीमत है 1 करोड़ रुपए। बाकी के फ्लैट जस के तस छोड़ दिए गए। अब मामला कोर्ट में है और गाढ़ी कमाई लुटा चुके लोग सड़क पर। पैसे तो ले लिए, इलीगल बिल्डिंग तो बना दी, हमारी चोरी पकड़ी ना जाए इससे पहले कि इनको गिरा देवें और बिल्डिंग नवे सिरे से बनाकर अपनी फिर से बिल्डिंग खड़ी की जाए और अच्छे भाव में नवे लोगों को ऊंचे दाम से बेचा जाए। अशोक मेहरा की तरह ही मोहन शेट्टी का फ्लैट भी इसी वंदना बिल्डिंग में था, वो भी तोड़ा गया। बिजली पानी के कनेक्शन कट गए। सिस्टम की मनमानी देखिए। कानूनी आधार पर 200 से ज्यादा इमारतों के लिए उतनी ही परमिशन थी जो इनके पास है, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। इनका मामला भी अब अदालत में है। बिल्डिंग में बहुत प्रॉब्लम डील है। अभी हम लोग को कोर्ट सब केस सब कोर्ट में चल रहा है और हमारे ऊपर जाने का इसमें ताला मार के रखा। हम लोग हमारे फ्लैट में भी जा नहीं सकते। इसी इलाके में कुछ और गैर कानूनी इमारतें हैं जिनके पास ओसी नहीं है। मसलन सनव्यू हाइट्स 7 मंजिला इमारत है जिसमें 25 फ्लैट हैं। वंदना बिल्डिंग 4 मंजिला है और इसमें 15 फ्लैट हैं। बिल्डिंग नंबर 238 5 मंजिला है जिसमें 16 फ्लैट हैं। बिल्डिंग नंबर 230 जिसमें 6 फ्लोर हैं और 22 फ्लैट। इंपीरियल गैलेक्सी जो 6 मंजिला है और 18 फ्लैट हैं। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि बिल्डरों और बीएमसी अफसरों की साठगांठ से करोड़ों अरबों का गोरख धंधा धड़ल्ले से चलता रहा और हजारों लाखों लोगों के खून पसीने की कमाई हड़प ली गई। हमारी पड़ताल का अगला पड़ाव था मुंबई का डिंडोशी इलाका। बरसों से इन इमारतों में रह रहे लोगों को आज तक ओसी नहीं मिला। डर लगता है, लेकिन घर छीन न जाए इसलिए कैमरे पर आने से कतराते हैं। जरा देखिए, मलाड के डिंडोशी इलाके की ये 9 ज्योतिर्लिंग सोसाइटी है। इसमें 2 विंग हैं। एक विंग में 28 फ्लैट हैं, यानी कुल 56 फ्लैट, लेकिन ओसी नहीं है। 2006 से रह रहे लोगों को कुछ मिला तो बस झूठे वादे। बराबर जो है बीएमसी से भी हम लेटर लिखते रहे और बिल्डर से भी जो है हम बराबर उनसे मीटिंग करते रहे, उनको पत्र भी लिखते रहे कि वो जल्दी से जल्दी जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करें। अब जरा इन फ्लैट्स की कीमत जान लीजिए, 1 करोड़ रुपए। बीएमसी की तरफ से सोसाइटी के लोगों को नोटिस मिल गया है, लेकिन करें तो क्या करें, कहां जाएं, ये बताने वाला कोई नहीं। मुंबई की अवैध इमारतों के पीछे का सच जानने निकली हमारी टीम का अगला पड़ाव था बांद्रा। यहाँ के सच ने तो जैसे झकझोर कर रख दिया। देखिए बांद्रा की पुष्पा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को, जहाँ 26 फ्लैट हैं। एक फ्लैट की कीमत 5 करोड़ रुपए है, लेकिन 30 सालों से ओसी नहीं मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांद्रा की इस इमारत का प्लान साल 1982 में पास हुआ था। दयाल बिल्डर्स ने 1986 तक काम खत्म कर दिया, जिसके बाद बिल्डर ने इमारत के कई फ्लैट एक साथ 2 लोगों को बेच दिए। पोजीशन की बात आई तो बिल्डर ने अदालत का रुख कर लिया।
साल 2005 में कोर्ट का आदेश आया कि सोसाइटी के लोग इमारत का अधूरा पड़ा 25% काम पूरा करें। उधर बिल्डर ने कागज पर पार्किंग को गराज के तौर पर दिखा दिया और इसीलिए इमारत की ओसी लटक गई। ऊपर से बिल्डर की हिमाकत देखिए, गराज दिखाकर नीचे के एरिया को पार्किंग बना दिया और बेच भी दिया। जब 1982 में बना इमारत का नक्शा निकाला गया तो पता चला वो पार्किंग की जगह है, जिसके बाद लोग बीएमसी के खिलाफ हाईकोर्ट गए। सवाल उठा कि बीएमसी आखिर नक्शे में बने प्लान के तहत कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। जनवरी 1911 में कोर्ट ने उस गराज को अवैध माना और बीएमसी को कार्रवाई के आदेश दिए। बीएमसी ने अवैध पार्किंग तो तोड़ दी, लेकिन असली हक यानी ओसी नहीं मिला। ओसी नहीं है तो हमेशा ये डर रहता है कि बिल्डिंग का स्टेटस प्रॉपर नहीं है, कन्वेंस नहीं है। और एक्चुअली ये जब ड्यूटीज थी बिल्डर की, जो उसने इनकम्प्लीट छोड़ा। इलीगल प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करके दिया, जो गैरेज स्टिल्ट कार पार्किंग को गैरेज करके दिया, उसका पीछे हम लोग को फिर वापस जिसने खरीदा उसको ये करने के लिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा। फिर उसने एक आदमी अभी वापस हाई कोर्ट में डाला है कि हमने गैरेज खरीदा है, लेकिन इधर ओपन स्टिल्ट है। बांद्रा की इस इमारत के 26 फ्लैट में रहने वाले 100 से ज्यादा लोग आज भी परेशान हैं। ये सही है कि 5-5 करोड़ के फ्लैट्स कानूनी मानकों पर खरे नहीं हैं, लेकिन गलती किसकी है? क्यों बीएमसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? बिल्डर्स की मनमानी को किन किन अफसरों ने शह दी और आम लोगों के हक का सवाल बेमानी कर दिया, ये भी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जवाब मिलना अभी बाकी है, हिसाब होना अभी बाकी है। जी, हिसाब होना अभी बाकी है। और कौन है मुंबई के गुनहगार, सबके चेहरे से हम नकाब भी हटाएंगे, बेपर्दा करेंगे उन्हें। लेकिन इससे पहले खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, ललित जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं कि ग्राहकों को किस स्तर पर जागरूक होने की जरूरत है कि उनके साथ इस तरीके का फ्रॉड न हो। देखिए, जागरूकता तो जब आप मकान लेने की सोच रहे हैं तब से मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए जागरूकता, क्योंकि आजकल ये जिस हिसाब के जो फ्रॉड हो रहे हैं, लैंड एक्विजिशन में फ्रॉड और ये सब जो चीजें हो रही, जो ये नेक्सस से मिलके होती है, ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं रहता, इसके अंदर काफी लोग इन्वॉल्वमेंट होते हैं। कौन कौन से पेपर्स देखें जब आप घर खरीदने जा रहे हो, तो बिल्डर से कौन कौन से कागज मांगे? देखिए, बिल्डर से आप उसके सैंक्शन प्लान, उसकी जितनी भी एनओसीज हैं, जितने भी मतलब आप जो एनओसीज उसने एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जो लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, जितनी भी चीजें उसने किया, आप वो चीज मांगिए। अगर आपको बिल्डर देने से मना करता है, आप आरटीआई का इस्तेमाल कीजिए, आपको आरटीआई के थ्रू वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, आप इतना महंगा घर लेते हैं, एक लॉयर को जरूर अपॉइंट कर लीजिए जो कि आपको गाइड कर सके। अगर आप इंडिविजुअली एक लॉयर नहीं अफोर्ड कर सकते तो मेरे हिसाब से कलेक्टिवली एज अ ग्रुप बन के आप अप्रोच कीजिए किसी लॉ फर्म को, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें होती हैं और उसका खामियाना बाद में उठाना पड़ता है। आप वकील पहले कर लेंगे, काफी अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसी सिचुएशन में आपको वकीलों के चक्कर बाद में काटने पड़ते हैं। बिल्कुल, कागजी कार्रवाई इतनी कि शायद आप खुद अपने स्तर पर ना समझ पाएं, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप किसी वकील की सलाह ले लें, क्योंकि एहतियात बरतना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि बाद में आप खाली हाथ हो जाएं और जमा पूंजी आपकी पूरी उम्र भर की जो कमाई थी वो इस तरीके से आंखों के सामने लुटती हुई नजर आए। चलिए एक बार फिर से मुंबई का रुख करेंगे और अब बारी है उन लोगों को बेपर्दा करने की जिन्होंने मुंबई का हक मारा। हमने महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी से जुड़े कुछ हस्तियों को अपने कार्यक्रम में बुलाने की कोशिश भी की। हमने चाहा कि जनता का नुमाइंदा होने के नाते जनता को उसका हक दिलाने की हमारी मुहिम में वो साथ आने का वादा करें, लेकिन अफसोस राजी नहीं हुआ कोई भी। इसीलिए आपको यह जानना जरूरी है, कौन है मुंबई के गुनहगार। ये रिपोर्ट देखिए जरा। मुंबई के दर्द की पूरी पड़ताल के बाद हमारे जहन में एक सवाल था कि 20 लाख लोगों के डर का गुनहगार कौन है। तहकीकात में पता चला कि मुंबई में सिस्टम के 3 स्तंभों के मकड़ जाल में बैठे चंद लोगों ने आपकी जेब पर झपट्टा मारकर खूब मलाई काटी। सिस्टम के ये 3 स्तंभ हैं बिल्डर, बीएमसी और लोकल कॉरपोरेटर यानी नेता। बिल्डर, मुंबई नगरपालिका के अफसर और लोकल नेताओं ने ही करीब 2 करोड़ की आबादी वाली मुंबई में कंक्रीट का जंगल तैयार कर दिया। हजारों इमारतें खड़ी कर दी गई सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए, जिसके जाल में फंसा आम आदमी। वो आम आदमी जो बड़ी मेहनत से दिन रात एक कर एक एक पाई जोड़ता है, सपने देखता है, आशियाने बनाता है। जब अपने घर में रहने जाता है तो पता चलता है कि उसका घर धोखे की नींव पर खड़ा है।
तरीके से जो कॉन्ट्रैक्शन बनाई जाती हैं उनकी जवाबदारी। बिल्डर्स की मिली भी होती है, तो ऑप्शन भी है, अगर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे, पब्लिक का अगर उनको प्रोवाइड करे तो, या फिर बिल्डर के इंगेस्ट जाए, तो ऐसा होगा नहीं कि कोई मतलब बिल्डर बना ले कहीं भी। बिल्डर्स और कोई नहीं है, ये सारा प्रॉब्लम बिल्डर्स का है। गलत दिखा के वो लोग सब अप्रूव करवा देते हैं। मुंबई में साल 2004 से 2012 के बीच जितनी इमारतें बनी उनमें से करीब 48% के पास ओसी है, जबकि 52% अवैध है। यानी बुलडोजर चला तो आधी से ज्यादा मुंबई सड़क पर आ जाएगी। इसके अंदर की सबसे बड़ी बात ऐसी होती है कि जो खरीदार होते हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब लीगल चीजें हैं, लीगल तरीके से बनी हुई है, क्योंकि बीएमसी के ऑफिसर लोग जब ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन चालू रहता है उस वक्त अनदेखी करते हैं, और अनदेखी करते हैं इसका मतलब ऐसा है कि उन लोग कोई लेन देन के सिवा तो अनदेखी करेंगे नहीं है। इमारतें बिना एनओसी के बन गईं, न फायर सर्टिफिकेट न मानदंडों का कोई ख्याल। बीएमसी ने आंखें मूंदी और जब कानूनी डंडा चला तो चोट सीधे आम आदमी को लगी, जिसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सुकून नहीं है। महानगर पालिका पिछले 30 वर्षों से इस मामले में गंभीर नहीं है और वो इस मामले को आम लोगों तक लेके जाने में असफल हुई है। तो इस वजह से आने वाले दिनों में भी इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और आम नागरिक इसमें फंसता जा रहा है। अगर अदालत का रुख सख्त हुआ तो मुंबई के लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। राज्य सरकार ने कमेटी बनाई है ताकि आधी मुंबई के आशियानों को कानूनी दर्जा हासिल हो सके। इसलिए हम पहुंचे मुंबई के कामगार मंत्री के पास, जो इस कमेटी के मेंबर भी हैं। 1995 से जो पहले जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं और लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको हम रेगुलराइज करना चाहिए, पहला। दूसरा, जहाँ ऐसा जमीन उनकी खुद की है और उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है लेकिन इलीगल किया है, उसे रेगुलराइज करना है। सरकार की कोशिश कब रंग लाएगी पता नहीं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि इमारतों को वैध करने के चक्कर में कहीं खतरे को नजरअंदाज न कर दिया जाए। कभी बुलडोजर मैन के नाम से जाने जाने वाले बीएमसी के पूर्व डिप्टी कमिश्नर जीआर खैरनार से भी हमारी टीम मिली, ताकि मुंबई को उसके वाजिब हक का कोई रास्ता निकल सके। तो क्या हम मुंबई के 60% जो लोग अवैध बांधकाम में रहते हैं इमारत या झोपड़े में, क्या उनको निकाल दें? तो ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। ये तो बहुत राष्ट्र की हानि होगी और लोगों को परेशानी बढ़ेगी। तो ये एक तरह का अभी इम्पॉसिबल थिंग हो गई है, लोगों का घर उजाड़ना। तो ऐसे में जो परिस्थिति है उसमें कुछ शर्त लगाकर इसी सभी को, जैसे कि झोपड़पट्टी के लिए पॉलिसी आई है, वैसे अवैध बांधकाम के लिए भी आनी चाहिए। एक तरफ सलाह है, दूसरी ओर सवाल। एक तरफ सिसकियां हैं तो दूसरी ओर सियासत और संभावनाएं। बीच में फंसा है मुंबई के 20 लाख लोगों का हक। और इस सब के बीच मुंबई के हक के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, खुद जवाब देंगे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री। साझा हक में आज हम बात मुंबई के लोगों के हक की कर रहे हैं। 52% इमारतें मुंबई में अवैध, इलीगल हैं। 20 लाख लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला है। खैरनार साहब, बुलडोजर चलाना तो हल हो नहीं सकता। ऐसे में सवाल ये कि इन लोगों को क्या हक मिलना चाहिए? देखिए, ये जो व्यवहार है वो दो निजी लोगों का है। एक बिल्डर जो इमारत बनाता है और वो जो ग्राहक है उनसे फ्लैट लेता है। तो वो जो करार, लिखित करार करते हैं, तो करार करने के समय जो भी ग्राहक है उन्होंने ध्यानपूर्वक करना चाहिए, जानकारी से करना चाहिए, या किसी की कानूनन मदद लेनी चाहिए। खैरनार साहब, जो गलती थी वो हो गई। 8-8, 9-9, 10-10 साल पुराने मामले, 20-20 साल पुराने मामले। हल क्या होगा? बुलडोजर चलाना क्योंकि हल हो नहीं सकता है। हक क्या मिलना चाहिए लोगों को? नहीं, बुलडोजर चलाना संभव ही नहीं है। अफवाह छोड़ दिया तो, जैसे मैंने कहा, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा आबादी बेकानूनी बांधकाम में रहती है। गांव-गांव देखो, शहर देखो, ज्यादातर बेकानूनी होते हैं। तो कानून लोगों के लिए बनाया जाता है, तो लोगों की
परिस्थिति ध्यान में रखते हुए लोगों को आसानी से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का पेशकश में मेरे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर बात आकर टिकती है कानून पर, और ऐसे में कानून बनाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नेताओं पर आकर टिकती है। और साडा हक में भी हमने कोशिश की कि हम कुछ खास मेहमानों को जो सीधे सीधे इस मामले से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने कार्यक्रम में बुलाएं, उनसे जवाब मांगे। उदय सामंत नगर विकास राज्य मंत्री है महाराष्ट्र के, सचिन अहीर ये गृह निर्माण राज्य मंत्री हैं महाराष्ट्र में, श्रद्धा यादव जो बीएमसी की पूर्व मेयर रह चुकी हैं, सुनील प्रभु जो फिलहाल में बीएमसी के मेयर हैं, और साथ ही आरिफ नसीम खान साहब। हमने इनसे भी गुजारिश की कि कार्यक्रम में आए, सीधे जवाब दें, क्योंकि 20 लाख लोगों से जुड़ा हुआ यह मामला है। लेकिन कोई कार्यक्रम में आने को तैयार नहीं, कोई सीधे सवालों का सामना करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, मीडिया के सामने आकर जो रिकॉर्ड की इन लोगों ने बातें, आरिफ नसीम खान साहब जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, वो आप सुन लीजिए क्या आश्वासन इनकी तरफ से दिया गया है। जिम्मेदार मानते हैं मुंबई में जो अवैध इमारतें लगातार बनी हुई हैं और बन रही हैं। नहीं, मुंबई में अवैध इमारत कहीं बनी हुई है ऐसी कोई शिकायत नहीं है, और अगर कहीं ऐसे कोई बनाता है अवैध इमारत तो उसके लिए महानगर पालिका कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। आरटीआई में जो खुलासा हुआ है कि 55,000 अवैध इमारतें हैं जिसमें ओसी नहीं है, एफएसआई की प्रॉब्लम है, या 10 मंजिला इमारत है उन्होंने 12 मंजिला या 15 मंजिला बना दिया है। पहली बात तो जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने की जवाबदारी बिल्डर की होती है और महानगर पालिका को देने की होती है, क्योंकि जब तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक उस बिल्डिंग में, उस मकान में कानूनी तरीके से आदमी रह नहीं सकता है। तो ऐसे लगभग 5 से 5,500 बिल्डिंगें पूरे उपनगर में हैं जिनको ऑक्यूपेशन नहीं मिला है। बिल्डिंग परमिशन से बनी है लेकिन उनका ऑक्यूपेशन नहीं मिला हुआ है, वो एक विषय है। और जहां तक वायलेशन ऑफ एफएसआई की बात है, कहीं एफएसआई कम है और किसी ने ज्यादा बनाया है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे महानगर पालिका की है। कैबिनेट में एक जी तो सुनिए आपने आरिफ नसीम खान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, उनकी बात जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये कि देखिए, पल्ला झाड़ने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये सीधे लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुंबई की 20 लाख आबादी से सीधा जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, आशियाने से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। ऐसे में सरकार को जागना ही होगा और देना होगा मुंबई के इन लोगों का हक।